नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। यदि आप आधुनिक खेती से परेशान हो गए हैं, जैविक खेती अपनाना चाहते हैं, लेकिन जैविक खेती के परिणाम को देखकर हाथ उसमें आजमाने के बाद जो प्रोडक्शन घटता है या फिर जैविक खेती में किसी तरह की परेशानी आती है, तो उससे डर कर आप उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो ऐसे में आप जैविक खेती की शुरुआत कुछ मूलभूत बातों को समझकर कर सकते हैं। वैसे भी जैविक खेती की सफलता कुछ बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात तो यही है कि यदि आपके खेत की मिट्टी स्वस्थ है, उसमें पर्याप्त पोषक तत्व हैं, तो आपको जैविक खेती में सफलता मिल सकती है। क्योंकि अभी तक जो खेती आपने की है, जिस आधुनिक खेती को आपने अपनाया है, इस आधुनिक खेती के नाम पर आपने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया है, कीटनाशकों का प्रयोग किया है, तो उससे निश्चित ही आपके खेत में जो पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया है। आपके खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर आदि जितने भी पोषक तत्व हैं, उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी एक दो खाद पर ज़्यादा जोर देते हैं, हम यूरिया का प्रयोग बार-बार करते हैं, पोटाशियम टीएपी का प्रयोग करते हैं या फिर हम दूसरी खादों का प्रयोग करते हैं, तो उन खादों के प्रयोग से दूसरे पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो घट जाती है, उनमें निष्क्रियता आ जाती है। ऐसे में मिट्टी की जब जाँच कराते हैं, तो कई पोषक तत्वों का स्तर सामान्य से कम मिलता है। पहला तो यही कारण है। दूसरा कारण है कि जब हम बार-बार अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं या कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो उससे मिट्टी के जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मिट्टी की जान है, मिट्टी की प्राण शक्ति है, यही जो सूक्ष्म जीव हैं, मिट्टी में उर्वरक जो पोषक तत्व हैं, उनकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं। उनको ही पौधों की जड़ों के माध्यम से पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। उनकी कमी हो जाती है, उनमें निरंतर गिरावट होने चली जाती है। जीवाणु अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाते और जब जीवाणु सक्रिय नहीं रहते, निष्क्रिय पड़ जाते हैं, उनकी संख्या घट जाती है, तो बहुत सारे मूल्यवान जो पोषक तत्व हैं, मूल्यवान जो जैव रसायन हैं, उनका स्तर घट जाता है। क्योंकि यही जैव रसायन विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से पेड़ पौधों की जो जीवन चक्र है, उस पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए देखा गया है कि जिस मिट्टी में जीवाणु की संख्या इतनी कम होती है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी कम हो जाती है। तो ऐसे में ऐसी फसलों को बार-बार रोग प्रभावित करते हैं। तो निश्चित मानिए कि जिस मिट्टी में, जिस खेत में आप रासायनिक उर्वरकों का निरंतर प्रयोग करते हैं, उसमें पोषक तत्वों का भी अभाव हो जाता है। दूसरा, जीवाणु की संख्या घट जाती है। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस मिट्टी में जीवाणु नहीं है, उस मिट्टी में जो कार्बनिक वेस्ट पदार्थ होते हैं, ये फसल अवशेष होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, वो गलती सड़ती नहीं, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता और ऐसे में मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक जो कार्बन है, उसका स्तर गिर जाता है। ह्यूमस की मात्रा घट जाती है और ये ह्यूमस बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ह्यूमस की कमी के कारण जीवन की सक्रियता घट जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये आती है कि ऐसी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता, जल सोखने की क्षमता घट जाती है। तो ऐसे में जब बरसात होती है, तो बरसात के पानी को हमारी मिट्टी सोख नहीं पाती। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जैविक खेती की सफलता मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर है। यदि मिट्टी स्वस्थ है, तो आप जैविक खेती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपको जैविक खेती खेती में कोई सफलता नहीं मिल सकती। यदि ऐसे में यदि आप जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं, हमने इससे बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं कि ऐसे पदार्थ भी निर्मित किए हैं जिनका प्रयोग करके आप जैविक खेती में उन्नति पा सकते हैं। लेकिन यदि आप उन पदार्थों से बचकर सामान्यतः जो घर में जो पदार्थ होते हैं, जिनसे हम परंपरागत रूप से जैविक खेती करते आए हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जब भी जैविक खेती करना चाहें, तो बरसात के आसपास एक प्रयोग करके देखिए। उस प्रयोग का परिणाम आपको पहले साल में, पहली बार में ही आपकी सफलता आपकी आशा से बहुत उच्च मिलेंगे। मैं पूरी खेत का नहीं चाहता कि आप पूरा खेत में करके आप खेत का एक वर्ग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, 500 मीटर का, 1000 मीटर का कोई हिस्सा ले सकते हैं, तो उसमें प्रयोग करिए। मैं एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग बता रहा हूँ।
परीक्षित प्रयोग हैं और इसका परिणाम हमने कई बार देखा है, बहुत ही चमत्कारी है। आप भी स्वयं अपने हाथों से इसको करके देखिए। उसमें 1 एकड़ जो आपका खेत है, उसमें आप 500 किलो के आसपास तो सहजन की पत्तियाँ ले लीजिए, ताज़ा पत्तियाँ ले लीजिए, वो बिखेर दीजिए, पहले खेत की जुताई कर दीजिए, उसमें सहजन की पत्तियाँ बिखेर दे दीजिए और भी कई तरह के वनस्पतियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो सहजता से उपलब्ध है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें चाहें तो 25-50 किलो के आसपास नीम की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर कम से कम 12 से 15 क्विंटल के आसपास आप गोबर की खाद ले लें। गोबर की खाद यदि तैयार है तो बहुत ही उत्तम है। ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, फिर भी पुराना गोबर आप अपने खेतों में डाल सकते हैं और उसके बाद आपको कम से कम 800 से लेकर 1000 लीटर के आसपास पुराना गौमूत्र लेना है। पुराना गौमूत्र का अर्थ है 6 महीने से पुराना हो, ज़्यादा पुराना हो तो और उत्तम है, क्योंकि जितना गौमूत्र पुराना होता है उसकी सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। उसमें उसमें रासायनिक तत्वों का तो स्तर बढ़ता ही बढ़ता है। उसमें कई ऐसे जैव रसायन भी निर्मित हो जाते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, जो मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के जो गुण हैं वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। हम मनुष्य स्वास्थ्य की दृष्टि से, निरोगता की दृष्टि से भी गौमूत्र का प्रयोग करते रहें, लेकिन हमें यदि मिट्टी सुधारनी है, मिट्टी की गुणवत्ता में बदलाव लाना है, तो ये गौमूत्र उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने सबसे पहले सजन की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ आप अपनी मिट्टी में डाल देना है, उसके ऊपर गोबर की खाद जो आपने ली है उसको डाल देना है और उसके ऊपर आपने जो गौमूत्र है उसको छिड़क देना है, उसके ऊपर डाल देना है और उसके ऊपर चाहे यदि आपको आवश्यक लगे तो कुछ पानी पानी छिड़क दीजिए, सिंचाई कर दीजिए और उसको उसमें पड़े रहने दीजिए। अब जब वो टूटने योग्य हो जाए 3-4 दिन के बाद उसको जुताई करके देखिए। तो ऐसे में आप मिट्टी की तैयारी हो जाए तो आप उसमें किसी भी तरह की फसल लेके देखिए। किसी भी तरह की फसल हो सकती है, रबी की फसल हो सकती है, खरीफ की फसल हो सकती है या फिर आप सब्जियां ले सकते हैं। तो आप जब भी ऐसी मिट्टी को तैयार करके उसमें कोई फसल लेंगे तो उसमें आपको फसल की जो उत्पादकता है पहले की तुलना में दुगनी मिलेगी और जो सब्जियां जो फसलें आप उस मिट्टी में लेंगे उसके स्वाद में एक अमूल परिवर्तन देखेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी मिट्टी में जो भी फसल लेंगे वो निरोगी रहती है, उसमें किसी तरह के रोगों का आक्रमण नहीं होता है। तो आप करके देखिए, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसी मिट्टी के अंदर पहली बार में ही ऑर्गेनिक जो कार्बन है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो कम से कम 4 गुना बढ़ जाती है। अभी हम सामान्यतः मिट्टी की जांच कराते हैं तो हमारे खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 0.3 और अधिकतम 0.4 के आसपास मिलता है। लेकिन जब आप प्रयोग करेंगे गोबर की खाद का, सहजन की पत्तियों का, गौमूत्र का, तो उसी में यही ह्यूमस कम से कम 4 गुना बढ़ जाएगा। ह्यूमस की मात्रा 0.7 से लेकर 0.8% तक बढ़ जाएगी। अब करके देखिए, मैं कोई चमत्कार तो बता नहीं रहा। दूसरा, जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा है, पोटासियम की मात्रा है, उसमें भी 3 से 4 गुना की वृद्धि होती है। सल्फर की मात्रा में तो 8 से 10 गुना की वृद्धि देखी गई। जिंक की मात्रा में वृद्धि देखी गई है। तो आप इसको करके देखिए, क्योंकि गाय का मूत्र तो स्वयं इन पोषक तत्वों का स्रोत है और ये गाय का मूत्र वृद्ध गायों से इकट्ठा किया हो, जो वृद्ध हमारे बैल हो जाते हैं, नंदी हो जाते हैं या गौ माताएं उनमें ऊपर हो जाती हैं, जो अब ब्याने योग्य नहीं है, जो बच्चे देने योग्य नहीं है, दूध नहीं देती हैं, तो उनके गौमूत्र में तो और नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड की सांद्रता बढ़ जाती है। इसलिए इनके मूत्र में एक तीव्र गंध हम अनुभव करते हैं। तो उसका प्रयोग, उस गौमूत्र का प्रयोग हम इस परीक्षण के दौरान करेंगे तो उसका और अमूलचूल परिवर्तन होता है। तो ऐसे में जब भी आप जैविक खेती करेंगे तो आपको हताशा देखने को नहीं मिलेगी, आपको असफलता देखने को नहीं मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा। ये प्रयोग से वर्षों से होते आए हैं। पहले तो हमारे यहाँ प्रयोग होते थे। प्रयोग क्या, गांव देहात में देखा होगा कि यहाँ बिटोरा होते थे या गोबर के ऊपर जो थापे जाते थे, वहाँ ऐसे ही कोई बीज छिड़क देते थे। कोई कोई बरसात के मौसम से पहले कोई
लौकी का फेंक आता था, कद्दू का फेंक आता था, तोरई का फेंक आता था, करेले के बीज फेंक देते थे। उन्हीं एक आध दो बीजों से वहां बेल निकल आती थी और वो बेल इतनी अधिक गति से फैलती थी कि एक दो बेल से ही इतनी तोरई मिल जाती थी कि हम पूरे मोहल्ले को बांटते थे। मूली, तोरई का आकार, तोरई का स्वाद, तोरई की संख्या हमें विस्मित लगने वाली होती थी। एक एक बेल पर 50 से 100 तोरियां आ जाती थी। लौकी का देखें तो लौकी की तीव्रता से बढ़ती थी, स्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। आज तो लौकी में, तोरई में, कद्दू में वो स्वाद ही नहीं है। पहले तो कद्दू भी 20-20, 25-25 किलो के होते थे। पक जाने पर वो 6 से 8 महीने तक घर में सुरक्षित रहते थे। अब तो पके कद्दू देखने को नहीं आते। यदि आप कद्दू को कुछ दिन रख दो तो वो सड़ जाते हैं। लौकी भी सड़ जाती है, तोरई में सड़ान पैदा हो जाती है। पहली तोरई लौकी सड़ती नहीं थी, सूखती थी। आप मिर्च का अनुभव ले सकते हैं। मिर्च के बारे में तो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप बाजार से मिर्च ले आओ, हरी मिर्च, उनको 5-7 दिन किसी टोकरी में उसमें घर में रख दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें उसमें चिपचिपा सा श्राप बसना शुरू हो जाता है, वो सड़नी शुरू हो जाती है, उसमें बदबू आने शुरू हो जाती है, उसमें कई तरह की कीड़ियाँ नजर आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन यही हरी मिर्च कुछ साल पहले तक हमारी टोकरी में सूख जाती थी। सूखने पर वो एक अलग प्रवृत्ति लेती थी, सड़ती नहीं थी, उसका स्वाद बना रहता था। और कई बार तो हम उसकी चटनी बना खा जाते थे। टमाटर की, हरी मिर्च की चटनी, ऐसी सूखी मिर्च की चटनी हमें बहुत स्वादिष्ट लगती थी। अब तो ना टमाटर में स्वाद है, ना हरी मिर्च में वो तीखापन है। हाँ, हरी मिर्च में कभी कभी हमें इतना कड़वापन दिखाई देता है कि हमें लगता है कि हम मिर्च की चटनी खा रहे हैं कि हम करेले की चटनी खा रहे हैं, या हमने हरी या नीम की चटनी खा ली है। तो ऐसे में आप इस प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि जो भी जैविक पदार्थ आपको वहाँ प्राप्त होगा, उसका स्वाद भी अनूठा रहेगा, उसमें गंध भी मिल जाएगी, क्योंकि अब सब्जियों में वो गंध भी नहीं। गंध से हमारे जो स्वाद की प्रवृत्ति में बदलाव आता है, हमें वास्तविक स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद से, गंध से हम स्वाद को अनुभव कर पाते हैं। ये साग सब्जियों में गंध नहीं होती है, वो हमें तृप्त नहीं करते, तो ये प्रभाव भी इसके माध्यम से मिलेगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे मिट्टी में जो भी हम पदार्थ लेंगे, जो भी जैविक पदार्थों का की हमें प्राप्ति होगी, वो हमारे लिए निरोगीकारी होगी। क्योंकि ऐसी मिट्टी में जो भी साग सब्जियां, खाद्यान्न जो भी पैदा होता है, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। आज तो ये वैज्ञानिक परीक्षणों से बार बार सिद्ध साबित हो रहा है कि हमारे पोषक आहार में, जो हमारे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा निरंतर गिर रही है। मिट्टी के अंदर भी ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा निरंतर गिरती जा रही। कई क्षेत्र की मिट्टियां तो ऐसी हैं, यहाँ आयरन की मात्रा, जिंक की मात्रा, कॉपर की मात्रा 70 से 80% गिर गई है। और ये जिंक अल्प मात्रा में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी कमी से ही हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से हम डायबिटिक हो जाते हैं, और इसीलिए पिछले 30-40 साल में हमारे देश में डायबिटिक रोगियों की संख्या करीब करीब 15 करोड़ को पार कर गई। कहाँ हम आज से 30-35 साल पहले डायबिटिक नाम सब सुनते होते, आज तो हर चारों तरफ हमें डायबिटिक मिल जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं, तो मैंने जो छोटा सा प्रयोग दिया है, आप करके देखिए। आप हताश नहीं हुए, उत्साहित हुए, और इसके माध्यम से आपकी मिट्टी भी स्वस्थ होगी। मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसमें भी बदलाव आएगा। मिट्टी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में उसमें सुधार होगा। मेरे लिए कोई जिज्ञासा है, वो पूछना चाहते हो, मेरे इन प्रयोगों को करना चाहते हो, उसके संबंध में जानकारी लेनी है, तो निसंकोच मेरे जो मैसेज बॉक्स है उसमें कमेंट्स दे सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके इस प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।